हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो तैयारी है, फुल तैयारी चल रही है और ये फ्री तैयारी आपकी है हमारे चैनल पर, और जिसमें से पूरा का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराया गया है। यहाँ पर जीके के जो आपके टॉपिक है, चाहे आपकी हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, ये सब चीज़ें आपकी कवर कराई गई हैं। जो आपका एमपी आपके टॉपिक है, जैसे आपके अनुच्छेद हो गया या करंट अफेयर में आपके टॉपिक है, वो भी आपके कवर कराए गए हैं, तो उनको प्लेलिस्ट के माध्यम से दे सकते हैं। और आज हम लोग यहाँ पर जो जीके आपकी है ना, ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन हम लोग जीके के सॉल्व करेंगे, ताकि जीके की जो समस्या आप लोगों को आ रही है ना, मिक्स वाली जीके में, वो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग डेली का डेली जुड़ सकते हैं। रात को 9:30 बजे क्लास आपकी है। लगभग 500 से 600 क्वेश्चन आपको हम करा देंगे बचे हुए दिनों में। बाकी आपकी मैराथन क्लासें आपकी चल रही हैं, उनको भी आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, जय हिंद। गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। खुश रहिए भैया, उसे सफल बनाएं। जय मां शारदे, सभी को नमस्ते, जय हिंद। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग यहाँ पर 100 क्वेश्चन सुपरफास्ट तरीके से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और कहीं ना कहीं देखा जाए, जो आपके इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके, हर प्रकार की क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को नमस्ते। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है कि मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? मगध में। कह रहा है वर्तमान में के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये बताना है कि मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में, मगध वो जो आपका है वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? आप कहेंगे सर मगध की अगर बात करते हैं, मगध कहां पर था? आपके बिहार में। कहां पर था? तो बिहार में। तो ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, आपको याद होगा कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित करके, इसको घनानंद को पराजित किया था। दोस्तों याद रखिएगा, इन्होंने अपनी राजधानी कहां पर? पाटलिपुत्र में बनाई थी। कहां पर? पाटलिपुत्र में बनाया था। किसके सहयोग से युद्ध जीते थे? तो आपके कहेंगे चाणक्य का अहम योगदान था इस राजवंश की स्थापना में। यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। यहां पर जवाब देना है कि भारत में रेलवे का शुभारंभ जो किया, कौन से ब्रिटिश गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था। 2 को ऑप्शन यहां पर दे सकते हैं। ऑप्शन आ रहा है जो कि जवाब बनेगा डी नंबर है। याद रखिए लॉर्ड डलहौजी, जिसका भी ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, आपका जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो डलहौजी ने यहां पर क्या किया था? डाक व्यवस्था भी शुरू किया था। लेकिन एक अच्छा काम नहीं किया, हड़प नीति। इन्होंने हड़प नीति चला दिया। यही सबसे खतरनाक इनकी नीति थी, जिससे देखा जाए 1857 की क्रांति यहां पर जन्म दिया। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी। यहां पर जवाब देना है 3 नंबर में कि तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी। इसको ऑप्शन बनेगा राइट क्या हो सकता है? चलिए, आप कहेंगे सर तीसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो आपके पाटलिपुत्र के सम्राट अशोक के संरक्षण में आपके हुई थी, है ना। यहाँ पर जो आपका आंसर है, यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं और आपका जो जवाब बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। बी नंबर पाटलिपुत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार इनमें से कौन थे। नंबर में ये जो दसवंत आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है दसवंत। मतलब ऑप्शन जवाब गया है दसवंत, बिल्कुल जवाब हो जाएगा। इसके अतिरिक्त तो और भी आपके थे, जैसे बसावन भी कलाकार एक था, है ना, बसावन भी था। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था। मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र था, है ना, इनमें से बताइएगा कि मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र था वो कौन सा था, इसे कहते क्या थे। तो आप कहेंगे सर ये मथुरा के पास एक क्षेत्र था आपका सूरसेन, है ना। क्या था? सूरसेन आपका जो क्षेत्र था। ये ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर बन जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, है ना, 16 महाजनपदों में से इसका भी एक स्थान आता था। दोस्तों चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अगला बताइएगा, क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन आपका है, देख सकते हैं। संभावित क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाते हैं, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो होते हैं क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। तो चलिए यहाँ पर आंसर को लॉक करना है। जवाब यहाँ पर आ गया है, सबका जवाब आ गया है वीडी सावरकर। जिसका भी ऑप्शन आया है यहाँ पर आपका ये नंबर वीडी सावरकर, आपका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमने एक पॉइंट आपको बताया था कि सबसे पहले जो स्थापना हुई थी, है ना, ये स्थापना हुई थी 1899 में, है ना, लेकिन वो गुप्त तरीके से थी। लेकिन 1904 में महाराष्ट्र में हुई थी, है ना। तो यहाँ पर याद रखिए 1904 में अभिनव भारत, यहाँ पर वीडी सावरकर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे। यहाँ पर जवाब देना है कि भारत के वायसराय जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, तो उस समय वायसराय इनमें जो थे वो आपके कौन थे। क्वेश्चन नंबर 7 में हम सभी के देख रहे हैं, परेशान मत होइए। सबके कमेंट हम देख रहे हैं कि कमेंट किसका पहले आता है और किसका कमेंट बाद में आता है ना। तो यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। भैया आप लोग तो देखिए वीडियो में लाइक का मतलब भूल गए हैं आप लोग, है ना।
भाई क्लास चलते हो गई, इतनी देर से हो गई, लेकिन मतलब जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक आप वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं, इतना भी नहीं देखते हैं कि नहीं क्लास में आए हैं और इतनी क्लास हो गई है। कम से कम वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। अगर हम क्लास के पहले नहीं कहते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, यही हम 2-3 मिनट पहले बोलेंगे भैया लाइक करिए तब आप लाइक करेंगे, लेकिन जैसे ही आप आते हैं तो टाइम मिले तो तुरंत लाइक शेयर भी कर दिया करें। जितने भी लोग यहाँ पर जुड़ते हैं, ठीक है, डेली कहना पड़ता है, यही दिन में अगर एक क्लास दें तो आपको लगेगा क्या कि सर हमारे साथ तो गद्दारी कर रहे हैं, हमारे साथ धोखा कर रहे हैं कि एग्जाम पास में आ रहा है और क्लासें आपकी कम दे रहे हैं। हम बीमार होने के बावजूद भी आपकी क्लासें यहाँ पर प्रॉपर दे रहे हैं, हर क्लास दे रहे हैं। तो भैया जैसे ही आते हैं वैसे सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर पहले से ही कर दिया करें, ठीक है ना, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं। चलिए बताइएगा आपका आंसर यहाँ पर 7 नंबर में क्या होगा। तो आप कहेंगे सर ये है आपके लॉर्ड कर्जन। याद रखिएगा जो लॉर्ड कर्जन आपके हैं ना, इन्होंने 1905 में थे और बंगाल विभाजन, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है आपसे, कह रहा है निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ बॉम्बे नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया था। यहाँ पर देखो जब द फिलॉसफी ऑफ बॉम्बे नामक लेख लिखा गया, ये किसके द्वारा लिखा गया था। यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा भगवती चरण बोहरा। क्या हो जाएगा, भगवती चरण बोहरा ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य भी आपके रहे हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन अर्थात योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था। ये बताना है कि कौन से ब्रिटिश मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था। 9 को ऑप्शन देना है और 9 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखिए सी नंबर है। याद रखिए ये जो आपकी कैबिनेट मिशन है, याद रखिएगा यहाँ पर सी जो आप नीचे है, याद रखिएगा यहाँ पर आपको कैबिनेट बताना है। क्या बताना है, कैबिनेट मिशन है, यहाँ पर आपका हो जाएगा कैबिनेट मिशन, जो कि आपकी 24 मार्च है ना, कब आया था, तो आप कहेंगे सर 24 मार्च 1946 कब आया था, तो 24 मार्च 1946 में 3 सदस्यीय आपकी टीम थी जो कि भारत में आया था और पाकिस्तान संबंधी मांग को अस्वीकार कर दिया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। यहाँ पर बताइएगा कि जो घोषणा किया वो किसने किया था। तो ये घोषणा किया था आपके ऑप्शन डी नंबर क्लीमेंट एटली ने किया था। किसने किया था, क्लीमेंट एटली ने घोषणा किया था कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी, है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से कौन भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है। चलिए बताइएगा पुराना तेल पेट्रोलियम राज्य जो इनमें से है वो आपका कौन सा है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर जो असम में जो डिगबोई है ना, असम का जो आपका डिगबोई है ये सबसे पुराना तेल क्षेत्र आपका है। आपका जवाब अगर सी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। सोचिए इस क्वेश्चन को समझिएगा, नहीं गलती हो सकती है। कह रहा है भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है कुछ स्थानों पर भूजल भौमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है। इस चट्टान को कहते क्या हैं। तो भैया ऐसी चट्टानों को कहेंगे क्या, यहाँ पर हो जाएगा इसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा एक्वीफर या बोलते हैं जन्मव्रत। मतलब देखा जाए तो 12 का ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर ए नंबर ए बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। एक्वीफर बोलते हैं, ठीक है। एक्वी यहाँ पर हो जाएगा, एक्वीफर दिया है लेकिन मतलब होता है एक्विया, ऐसे हम लिख दे रहे हैं एक्वीफर ये कहा जाता है, एक्वीफर कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये परतों के नीचे आपका जमा हो जाता है। तो यहाँ पर आपका आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्र में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। अब आप देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका के राष्ट्रों में जो सबसे बड़ा वन क्षेत्र आपका है वो किस में आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर ब्राजील। जिसका भी ऑप्शन आया है यहाँ पर बी नंबर है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा ब्राजील की अगर बात करते हैं, मतलब दक्षिण अमेरिका की अगर बात आई है तो यहाँ पर दोस्तों अमेजन के जंगल पाए जाते हैं, है ना। अमेजन के जंगल होते हैं और अमेजन के जंगलों में दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की मात्रा इतनी होती है कि पूरे 20% पूरे विश्व की 20% ऑक्सीजन अमेजन के वनों से ही प्राप्त होती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। देखा जाए गंगा के बाद, है ना, गोदावरी ये भारत की सबसे बड़ी नदी आती है। किसके बाद, गंगा के बाद। और ये जो आपकी नदी है कौन सी, तो आप कहेंगे सर इसको ऑप्शन बनेगा बी नंबर गोदावरी। जिसका भी ऑप्शन आया है बी नंबर राइट हो जाएगा, गोदावरी। और गोदावरी नदी जो आपकी निकलती है वो आपकी कहाँ से निकलती है। आप कहेंगे सर गोदावरी नदी जो आपकी है ये आपकी नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से, कहाँ से, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से आपकी निकलती है ना। और दोस्तों देखा जाए तो लंबाई और पकड़ क्षेत्र और निर्वहन के मामले में गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय की सबसे बड़ी आपकी हो जाती है। साथ में दोस्तों गोदावरी नदी को भारत की क्या बोलते हैं, मतलब इसे बोलते हैं
दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा, क्या दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर बताना है कि यमुना की सहायक नदी इनमें से कौन नहीं है। मॉडल पेपर में ढेरों बार क्वेश्चन पढ़ाया गया है। अब आप देख पाएंगे कि यमुना में आपकी केन नदी है, बेतवा है और आपकी चंबल है, लेकिन जो आपकी है ऑप्शन डी नंबर कल्याणी, क्या है भाई, कल्याणी। तो कल्याणी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है योगक्षेम वाह्यम किसका आदर्श वाक्य है। यहाँ पर देखें, ये जो आदर्श वाक्य है वो किसका वाक्य है। यहाँ पर दोस्तों आपको जवाब देना है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपके जो LIC आपका है, कौन, LIC मतलब ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय जीवन निगम, इसका ये क्या है, कह सकते हैं ये आदर्श वाक्य है योगेक्षेम वाह्यम, ठीक है ना। वहीं पर दोस्तों स्टेट बैंक इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या है, तो आप कहेंगे सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है प्योर बैंकिंग, क्या नाम है, प्योर बैंकिंग इसका आदर्श वाक्य है, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किसी देश के आंतरिक प्रदेश के भीतर उत्पादित सभी तैयार माल और सेवाओं के एक वर्ष में मापे गए बाजार भाव को क्या कहते हैं। क्वेश्चन को समझेंगे तो आप लोग जवाब दे पाएंगे। दोस्तों याद रखिएगा कि किसी देश के आंतरिक प्रदेश अर्थात किसी एक वर्ष में भारत के अंदर, है ना, जितना भी उत्पादन हुआ है ना, जितना भी उत्पादन हुआ है, तो आप कहेंगे सर इसे कहा जाता है कि बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद, क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद होता है। एक लेखा वर्ष के सभी उत्पादों को एकत्रित रूप से देखा जाए तो यही परिभाषा भी आपकी होती है। बन गया, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है। दोस्तों हमने बताया है आधार, है ना, तो मतलब कहते हैं ना व्यक्ति कितना भी अमीर हो जाए लेकिन उसको अपने गरीब दिन भूलना नहीं चाहिए, है ना भैया। व्यक्ति चाहे इतना गरीब हो जाए, मतलब अमीर हो जाए, लेकिन उसको अपने गरीब दिन, मतलब जो अच्छे दिन थे, पुराने दिन थे, उनको भूलना नहीं चाहिए। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका कृषि है, देश में जब जब भी दिक्कत आई है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भैया आपका कृषि ही सहायता देती है, कृषि ही सहायता देती है, अर्थात यहाँ पर जो है नंबर आपका कृषि आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सिल्क रूट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य दिया गया है। कह रहा है सिल्क रूट का उपयोग केवल रेशम के व्यापार के लिए किया जाता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है मार्ग कामा संस्कृत संचरण के लिए बढ़िया चैनल के रूप में भी कार्य करता है। तीसरा पॉइंट आपसे कह रहा है कि सिल्क रूट पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी सिल्क रूट में बांटा जाता है ना। और इसके बाद दूसरा दिया गया है अगला कि दक्षिणी सिल्क रूट पर खोतान, क्या है, खोतान एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आपका डी दिया गया है, इनमें से सभी आपका आंसर राइट हो जाएगा, इनमें से सभी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका आ गया है, क्या कह रहा है समझिएगा कि प्रदत्त समय अवधि में वस्तुओं के निर्यात मूल्य और आयात के मूल्य के मध्य के अंतर को क्या कहते हैं। यहाँ पर दीजिएगा प्रदत्त समय अवधि में वस्तुओं के निर्यात के मूल्य और आयात के मूल्य के मध्य अंतर जो होता है उसे कहते क्या हैं। तो इसको ऑप्शन डी हो जाएगा, इसे बोलते हैं व्यापार संतुलन। क्या बोलते हैं, व्यापार संतुलन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल जो दिया गया है 326 के अनुसार हर राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष होनी चाहिए। देखो लैंग्वेज बहुत बड़ी दी गई है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो आपका काम जो है बहुत ही आसान है। यहाँ पर कहेंगे चुनाव में भाग लेने के लिए मात्र यहाँ पर 18 वर्ष होना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पर कहेंगे सर 21 वर्ष, क्या कह रहे हैं, कुछ लोग 21 वर्ष कह रहे हैं। हम आपको कहते हैं कि चुनाव में भाग लेने के लिए यहाँ पर दोस्तों याद रखिए नागरिक के, मतलब दोस्तों अगर आप 18 वर्ष हो जाते हैं तो भैया चुनाव में वोट दे सकते हैं कि नहीं होता है। तो यहाँ पर ये हो जाता, वयस्क मताधिकार दे दिया है, वयस्क मताधिकार दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप 18 वर्ष अगर हो जाते हैं तो आप दे सकते हैं। अगर शब्द ये कह देता कि ग्राम पंचायत या ग्राम के निर्वाचन के लिए अगर कोई प्रत्याशी है, प्रत्याशी, तब 21 वर्ष आप लगाते, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्न में से कौन सा कथन गलत दिया गया है। यहाँ पर 22 नंबर आपको बताना है कौन सा कथन गलत दिया गया है, गलत कथन को आपको ध्यान है। चलिए वेरी गुड। यहाँ पर 22 नंबर में आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है सर राज्यपाल, है ना, राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है, ये भी आपका सही है, ठीक है ना। कह रहा है राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। भाई भंग कर सकता है क्या, आप कहेंगे सर नहीं, भंग नहीं कर सकता है। तो यही आपका गलत हो गया था, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। और अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अनुच्छेद, क्या दिया गया है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद आपका 22 है वो आपका किससे संबंधित है। अनुच्छेद 22 का जो संबंध है वो आपकी किससे है, बताइएगा। तो पहला दिया है धर्म, प्रजाति, लिंग भेद,
भेदभाव, ये तो होगा नहीं। सार्वजनिक रोजगार के मामले, ये भी नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन देखिए सी नंबर पर देखिएगा आपको आंसर मिल जाएगा। सी कह रहा है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण होगा। हमने आपसे बताया था कि भैया अगर आपको पुलिस आती है और आपको संरक्षण कर रही है तो उस समय आपका फर्ज बनता है आप अपने वकील को बुला सकते हैं, और कैसे आप अरेस्ट कर रहे हैं, इन सब गिरफ्तारी का संरक्षण और हिरासत में से संरक्षण आपको मिलेगा। ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति इनमें से कौन थे। चलिए देखिए यहाँ पर 24 नंबर आपसे कह रहा है, 24 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा, तो उस समय जो आपके थे फखरुद्दीन अली अहमद थे। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सही दिया गया है, कौन सा कथन सही दिया गया है। तो भैया देखिए यहाँ पर कह रहा है, क्या यहाँ पर है कौन सा कथन सही है, ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट कह रहा है कि 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा थे। तो भैया अभी अभी आपने पढ़ा कि ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि फखरुद्दीन अली थे 75 के समय, तो ये गलत हो गया। 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, है ना। यहाँ पर कह रहा है सही कथन आपको बताना है। तो 75 के समय आपातकाल के समय इंदिरा गांधी क्या थी, यहाँ पर प्रधानमंत्री थी। मतलब ऑप्शन देखिए आपका बी नंबर वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं मोनोमर कैपोलेक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकृत किया जाता है। शब्द समझिएगा, मोनोमर कैप्रोलेक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है। देखिए यहाँ पर जो आंसर है वो क्या हो जाएगा। चलिए खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी बन जाएगा। दोस्तों नायलॉन जो आपका 6 होता है, नायलॉन जो 6 होता है, इसको प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका दिया गया है कि शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा क्या होती है। आप कहेंगे शक्ति की जो बीमा होती है वो होती है ml² टी की घाते -3। क्या होता है? ml², ठीक है, ml² टी घाते -3। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बनेगा बी नंबर। याद रखिएगा, स्क्वायर आपको यहाँ पर चढ़ा लेना है इसके साथ, क्योंकि भैया इतनी हम टाइपिंग फास्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतनी जानकारी भी नहीं है। तो यहाँ पर ये स्क्वायर में आएगा और ये क्या होगा, -3 आपका हो जाएगा। ml², ठीक है, ml² टी की घाते -3 ये होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है CaS4 × 2H2। क्या दिया गया है? CaS4 × 2H2O। ये जो सूत्र होता है किसका, तो आप कहेंगे सर ये जिप्सम का होता है। जिप्सम जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर जो ऑप्शन बी नंबर है जिप्सम आपका जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन लाजवाब दिया है, कह रहा है नियॉन लैंप का आविष्कार द्वारा किया गया था। नियॉन लैंप का आविष्कार जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था। ये छोटे आकार का एक गैस डिस्चार्ज लैंप होता है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन ए नंबर है, यहाँ पर जॉर्जेस क्लाउड, कौन? जॉर्जेस क्लाउड ने नियॉन लैंप का आविष्कार किया था। यहाँ पर देखा जाए तो इस लैंप से नारंगी रंग का प्रकाश निकलता रहता है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम होता है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा अंग अप्रयुक्त क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में। ये क्वेश्चन आपको पढ़ने में वो कठिन लग रहा है, लेकिन अगर हम आपसे बोलें कि भैया ये तिल्ली है, क्या है? तिल्ली, अर्थात जो ऑप्शन सी दिया गया है, तिल्ली को बोलते हैं प्लीहा। और प्लीहा ये शरीर का एक ऐसा अंग होता है जो रीढ़धारी प्राणियों में पाया जाता है। यह पुरानी जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, है ना, जो डेड वाली लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उनको रक्त का संचित और भंडार करती है। तो यहाँ पर नष्ट करने का कार्य ये आपकी तिल्ली होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की जो खोज किया था ये कब किया था। यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर देखिए 1498 ईस्वी में किया था, है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो केरल के कोझिकोड जिले में कालीकट जो कि आपके कप्पड़ गांव पहुंचता है, वहां पर वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था 20 मई, ठीक है, 20 मई 1498 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता की छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है। ये अमीर खुसरो के द्वारा एक कविता है ना। तो यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, ये खड़ी बोली में है, किसमें, सॉरी, ब्रज भाषा में है, ठीक है, ब्रज भाषा, क्योंकि सी नंबर आपको ऊपर लिख गया है, याद रखिएगा। यहाँ पर सी नंबर जो आपकी ब्रज भाषा है ये ब्रज भाषा में है, ठीक है। वैसे आपको लगेगा कि नहीं, यहाँ पर देखा जाए तो आपकी खड़ी बोली के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये जो आपकी कविता है छाप तिलक सब छीने, ये आपकी किसका है, तो दोस्तों आपकी ब्रज भाषा में है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे अमीर खुसरो का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था, आप कहेंगे सर इनका जन्म पटियाले जो कि कासगंज में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया
गया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है आपका, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं। आप कहेंगे सर विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है 7 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है। आप कहेंगे सर ब्यूनस आयर्स जो है ये है अर्जेंटीना की है। कहाँ की है? अर्जेंटीना। जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि सर ये जो आपका ब्यूनस आयर्स है अर्थात अर्जेंटीना है ये कौन से महाद्वीप में है, तो भैया ये दक्षिण अमेरिका का देश आपका है ना। तो इसका जो आंसर बनेगा यहाँ पर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। जवाब दीजिएगा कि कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर सबसे ज्यादा एक सींग के गैंडे के लिए जाने जाते हैं। आप कहेंगे सर ये आपका है काजीरंगा, है ना। अब आप ये बताइए कि काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका है कहाँ पर। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, अगर इतने लोगों में से यहाँ पर अगर 25% लोगों के भी जवाब यहाँ पर सही आ जाएं तो हम समझेंगे कि नहीं आप लोग यहाँ पर जब क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो आपका दिमाग क्लास में रहता है। अगर 25% लोगों के भी जवाब सही आ जाते हैं तो, ठीक है ना। चलिए कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। जो काजीरंगा है ये आपकी कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। और याद रखिएगा कि ये असम में है और एक सींग के गैंडे के लिए जाना जाता है। और जो कि जवाब सबके आ रहे हैं, मतलब आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और करना भी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है। आप कहेंगे यहाँ पर आंसर है मणिपुर। जो आपका आंसर आ गया है ए नंबर है मणिपुर। आपका जवाब बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, है ना। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो इस राज्य का जो गठन हुआ था, है ना, याद रखिए इस राज्य का जो गठन हुआ था वो 1972 में हुआ था। कब हुआ था? आपके 12 जनवरी 1972 को हुआ था। और यहाँ के पर्वतीय क्षेत्रों में नागा जनजाति, कुकी जनजाति आदि लोग निवास करते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हार्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। हार्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, यहाँ पर आंसर देना है। आपका जवाब क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर नागालैंड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? नागालैंड इसका ऑप्शन आ रहा है ए नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। 3 साल लग जाते हैं आपके 1 क्लास में पहुंचने में। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है। दोस्तों महाराष्ट्र में एक त्योहार होता है पोला त्योहार, है ना। और इसमें दोस्तों याद रखिएगा एक जानवर होता है जिसकी पूजा होती है और ये जानवर होता है हाथी दोस्तों। ऑप्शन सॉरी यहाँ पर देखिए जो आपका बी वाला है ना, क्योंकि बी यहाँ पर लिखा है, याद रखिएगा वृषभ होता है। क्या होता है? वृषभ। तो दोस्तों याद रखिए वृषभ की पूजा यहाँ पर की जाती है, याद रखिएगा। ठीक है ना। और अलग अलग हिस्सों में त्यौहार आपके मनाए जाते हैं इससे रिलेटेड, जैसे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना के उत्तरी हिस्से में अमावस्या के रूप में किसानों द्वारा मनाया जाता है और इस त्यौहार में वृषभ की पूजा होती है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है। आप कहेंगे सर असम से देखा जाए तो यहाँ पर जो असम से संबंधित आपका यहाँ पर है वो कौन सा नृत्य है असम में। असम की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर, ये जो आपका बिहू है ना। कौन है? बिहू। ये बिहू असम के 3 अलग अलग सांस्कृतिक उत्सवों में मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। दुनिया भर के जो आसामी प्रवासी हैं ये धूमधाम से यहाँ पर मनाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। मुख्य पर्व जो आपका है यही होता है और साल में 3 बार मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा कि ये जो आपका है त्योहार असम में साल में 3 बार दोस्तों मनाया जाता है, याद रखिएगा, है ना। फसल बुआई की शुरुआत में करते हैं, नए वर्ष की शुरुआत में भी करते हैं, है ना। और बिहू शरद ऋतु के मेले का हित करते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन है। कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक हैं वो आपके हैं कौन? तो 40 का ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा ए.एस. दुलत। क्या है? ए.एस. दुलत जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। देखिए पूरे चुने हुए आपके क्वेश्चन होते हैं, डेली क्लास हम देते हैं और कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, हर क्षेत्र को कवर करते हैं जैसा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपके आते हैं। देखिए भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर, ये है आपकी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी है और ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक भी आपकी रही हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ये उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री भी आपकी रही है ना, ये उत्तर प्रदेश की रही हैं मुख्यमंत्री, जो कि देखा जाए तो आपके 63 से लेके 67 तक आपकी रही हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है? कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे इनमें से कौन थे। आप कहेंगे यहाँ पर जो ऑप्शन है कौन सा, राजगोपालाचारी या अबुल कलाम आजाद, क्या जवाब देंगे।
आप कहेंगे ऑप्शन सी है जो आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। क्या है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो आपका है ये आपके स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री यहाँ पर रहे हैं दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी जो आपका है ये आपके है कहाँ पर? तो आप कहेंगे सर कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया जो कि ऑप्शन है यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा, कैलिफोर्निया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि गालिब कौन थे? गालिब देखिए बताइएगा, गालिब आप कहेंगे सर गालिब की अगर बात करते हैं एक शायर थे, महान शायर थे, उर्दू और फारसी भाषा के महान आपके शायर रहे हैं, है ना। और मिर्जा असद उल्लाह बेग खां पूरा नाम था, ये उपाधि इनकी है, एक उर्फ नाम है इनका गालिब। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर नंबर है ये दोस्तों आपके क्या रहे हैं भैया? आप कहेंगे सर ये एक कवि रहे हैं, है ना, कवि रहे हैं, शायर रहे हैं, है ना। कविता के प्रवाह को यहाँ पर देखा जाए जुबान यहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर देखिए चावल अनुसंधान आप कहेंगे सर कटक जो कि आपके उड़ीसा में है। और उड़ीसा की अगर बात कर लेते हैं तो ये ऑप्शन है क्या भाई? यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा कटक जो कि आपके उड़ीसा में है ना। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर आपका हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों भारत के एक प्रमुख तीर्थ धाम भी का है ना। भारत का एक तीर्थ धाम कौन है? जगन्नाथ धाम जो कि आपके कहाँ पर है? उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रगान के रचयिता इनमें से कौन बनेंगे? कितने लोग जवाब देंगे? भारत के राष्ट्रगान के रचयिता आपके कौन होंगे? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर होंगे। क्या होंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर होंगे, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास जो होता है कौन सा होता है? तो दोस्तों यहाँ पर भारत और श्रीलंका दिया गया है और इसमें से दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? ये जो मित्र शक्ति है। क्या? मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास आपका है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि शोभना चंद्र कुमार किससे संबंधित है? शोभना चंद्र कुमार किससे संबंधित है? 48 को ऑप्शन। तो दोस्तों ये आपके है क्या? ये है आपके भारतनाट्यम से हैं। किसे हैं? तो आपके भारतनाट्यम से ये आपके जुड़े हुए हैं। साथ ही में दोस्तों देखा जाए तो ये एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री भी आपकी हैं, ठीक है, भारतीय फिल्म अभिनेत्री भी हैं, जैसे हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़, देखा जाए तो अंग्रेजी भाषा के भी 200 से ज़्यादा फिल्मों में भी ये अभिनय कर चुकी हैं, शोभना चंद्र कुमार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन आपका है, याद रखिएगा कि वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? आप कहेंगे सर वैद्यनाथ मिश्र, ये आपको हमने हिंदी में पढ़ाया था, नागार्जुन का उपनाम है दोस्तों, याद रखिए वैद्यनाथ मिश्र का नागार्जुन का मूल नाम है, यहाँ पर आंसर सी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां पर किया गया था? बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां पर आयोजित किया गया था? 50 को ऑप्शन देना है। आप कहेंगे सर 50 को ऑप्शन सी हो जाएगा, बेलग्रेड 1961। क्या हो जाएगा? बेलग्रेड 1961 जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है। जवाब बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। कह रहे भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधि के माध्यम से हुआ जो कि गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी। आपसे पूछा है कि भैया जो सहायक संधि हुई थी वो किसके समय हुई थी बड़े पैमाने पर? तो आप कहेंगे सर ये हैं आपके लॉर्ड वेलेस्ली, मतलब ऑप्शन जो आपका आ रहा है यहाँ पर सी नंबर है, लॉर्ड वेलेस्ली आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर पूछे भैया कि डलहौजी ने क्या किया था, तो डलहौजी ने राज्य हड़प नीति को यहाँ पर अपनाया था दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। तो आप समझ जाएगा यहाँ पर सी नंबर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था? यहाँ पर जवाब देना है कि किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? गजब का क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। 2 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, किसी का आया है ए नंबर और किसी का आया है यहाँ पर अभी तक आया ही नहीं है। जैसे यहाँ पर आपका जो आंसर है 2 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है आपके आजाद शत्रु। आजाद शत्रु को दोस्तों याद रखिए कुड़िक भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? आजाद शत्रु को कुड़िक भी कहा जाता है ना। और क्या कहते हैं? या पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। इसने सिंहासन ले अपने पिता बिंबिसार की हत्या किया था। और दोस्तों याद रखिए अजात शत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। तो ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। हर एक पॉइंट को आप कुल समझते हुए चलेंगे विधिवत तरीके से। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1662 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? चलिए जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा कि 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के रूप में उपहार में दिया था? यहाँ पर देख सकते हैं 3 का ऑप्शन लगभग सबका जवाब सही आ रहा है और आपका जवाब बिल्कुल सही है। कौन सा? यहाँ पर मुंबई ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा? ए नंबर मुंबई जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा।
क्योंकि पुर्तगाल के जो राजा थे उन्होंने कैथरीन का विवाह इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय से यहाँ पर किया था और दहेज के रूप में बंबई शहर में दे दिया था। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया था। तो ये बताइएगा कौन बादशाह थे जिन्होंने गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 4 को ऑप्शन देना है, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या जहांगीर। आप कहेंगे सर ये है आपके औरंगजेब। औरंगजेब जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। अगर पूछे औरंगजेब की बात करें तो 2-3 पॉइंट बनते हैं कि भैया इनका जो कारनामा था बड़ा खतरनाक था, इसलिए इन्हें जिंदा पीर भी कहते हैं। याद रखिए जिंदा पीर भी कहते हैं। दूसरी बात दोस्तों याद रखिए ये आपके दारू है ना, दारू अर्थात शराब को हाथ तक नहीं लगाते थे, कहा जाता है ऐसा है ना। और साथ में दोस्तों देखा जाए तो औरंगजेब के समय हिंदू जो आपके इनके दरबार में थे उनकी संख्या भी ज़्यादा थी। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है दिल्ली सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा हिंदुओं को जो प्राथमिकता दी गई थी किसके समय, तो सबसे ज़्यादा इन्हीं के दरबार में आपके थे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था। चलिए जवाब देना है, आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था, 5 का ऑप्शन देना है। अब आप कहेंगे सर पानीपत का युद्ध हुआ था ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, और अगर पूछे कब हुआ था तो आप कहेंगे सर 1526 में हुआ था। लेकिन यहाँ पर एक बात याद आती है क्या, अप्रैल में। कौन सा अप्रैल था, 21 अप्रैल 1526 को ये लड़ा गया था। और ये युद्ध जो संभवतः है बाबर की महत्वाकांक्षी योजना का यहाँ पर देखा जाए परिणाम था। इस युद्ध में देखा जाए तो भैया जो आपका इब्राहिम लोदी था अफगान का है ना, और देखा जाए तो इस युद्ध में मैदान में ही लोदी मारा गया था। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर, सबका जवाब राइट आ जाएगा। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते भैया, नमस्ते। अगला देखो दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे। कह रहा है कौन सा कथन सही दिया गया है, 6 नंबर का ऑप्शन देना है। तो चलिए पहला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री केंद्रीय परिषद के मंत्रियों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। देखिए पहला पॉइंट गलत दिया है भैया, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करते हैं, जो कि देखिए कोई ना कोई ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो आपका जो आंसर आया यहाँ पर क्या आया, आपने कहा सर सी नंबर यहाँ पर राइट हो गया है, सी नंबर बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरी पूर्ण मुख्य संघर्ष पर बलिदान दिया था। दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो बनेगा इनमें से क्या होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा ए नंबर, इनका नाम है फाजिल मोहम्मद खान। क्या नाम है, फाजिल मोहम्मद खान। दोस्तों याद रखिएगा कि मुख्य विद्रोह में भाग लिया और अपने प्राणों की आहुति यहाँ पर दे दिया था, जो कि 1857 की क्रांति में भोपाल की तरफ से यहाँ पर थे। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था। बताइएगा कि भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था। हिंदू विवाह अधिनियम, अब आप कहेंगे सर अधिकार अधिनियम था है ना, हिंदू विवाह अधिनियम, जो कि देखा जाए यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए बी नंबर बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए 1955 जैसा ऑप्शन आ रहा है 1955 बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। कुल मिला के देखा जाए तो दिसंबर 1916 में एक समझौता हुआ था मुस्लिम लीग और आपके यहाँ पर कांग्रेस, अर्थात जो नरम दल था और गरम दल के बीच में। और ये अधिवेशन हुआ था आपके लखनऊ में। कहाँ हुआ था, लखनऊ में। और लखनऊ में दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लखनऊ में जो अध्यक्षता किया था वो किसने किया था, क्या जितने लोग जुड़े हैं क्या ये बता सकते हैं कि लखनऊ में जो आपका अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता जो किया था वो किसने किया था। यहाँ पर आंसर देना है, क्या इसका आंसर राइट हो सकता है साथियों, यहाँ पर जवाब देना है। आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से कमेंट करें। अंबिका बिल्कुल सही है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं अंबिका मजूमदार थे। दोस्तों याद रखिएगा अगर आपसे पूछें कि भैया जो गरम दल और नरम दल था ये अलग कब हुआ था, तो भैया अलग हुआ था कब, ये हुआ था 1907 में। और 1907 में हमने बताया था सासे सूरत है ना, तो सूरत अधिवेशन में ये अलग हुए थे। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहे हैं बंगाल का विभाजन 1905 में ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। देख सकते हैं क्वेश्चन आपको ऐसे ही मॉडल पेपर में देखने को यहाँ पर मिलते भी हैं। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन जो आपका आ गया है बी नंबर है, यहाँ पर करजन जो ऑप्शन आया है बी नंबर करजन, आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है।
चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। आप कहेंगे सर अफ्रीका में देखा जाए तो ये है आपका कौन, नाइजीरिया है या अल्जीरिया है। चलिए तो यहाँ पर आप कहेंगे सर नाइजीरिया दिया गया है ना, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है नाइजीरिया, तो हमने ऑप्शन को लगा दिया बी नंबर नाइजीरिया। आपका यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका में जो अल्जीरिया है वो सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के हिसाब से जो अल्जीरिया है वो सबसे बड़ा देश है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्र उसके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका में सबसे अधिक है। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा कि भैया उत्तरी अमेरिका में कह रहा है, तो उत्तरी अमेरिका में जो आपका कनाडा है ना। अब आप देख सकते हैं जो कनाडा है, कनाडा देश में वन भूमि का जो क्षेत्र है उसके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक है। तो ऑप्शन जिसका आएगा बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा साथियों, है ना। आपका आंसर भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। चलिए जवाब देना है। एक टीचर अगर बच्चों को न सुधार पाए है ना, तो फिर क्या मतलब होता है, वो हंसाकर या रुलाकर या किसी प्रकार से, प्रयास तो हमारा यही होगा कि सबको कहेंगे भाई पढ़ाई करिए। चलिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। अब आप क्या जवाब देंगे, तो जवाब देखिए आ गया है, कह रहे नर्मदा होगी। हमने कहा कि सर यहाँ पर जो आपका नर्मदा नदी है ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, तो गिरती कहाँ पर है, ये गिरती है आपके अरब सागर में गिरती है। अरब सागर कहाँ पर है, ये अरब सागर है और ये आपकी बंगाल की खाड़ी है। ये जो नर्मदा नदी आती है अमरकंटक से होती हुई आपकी आती है। देखा जाए अरब सागर में गिरने वाली ये सबसे लंबी और सीधी नदी आपकी होती है ना। नर्मदा नदी को एमपी की जीवन रेखा भी कहा जाता है, याद रखिए। नर्मदा नदी को एमपी की जीवन रेखा भी यहाँ पर कहा जाता है, याद रखिएगा। और ये भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है दोस्तों। देखा जाए तो जबलपुर के पास ये धुआंधार जलप्रपात भी बनाता है, वहां पर दोस्तों संगमरमर की चट्टानें भी देखने को मिल जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्मा घाट पर कर्नाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, और 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है आपकी शारदा नहर। दोस्तों याद रखिएगा कि जो आपकी शारदा नहर है, शारदा नहर, इसकी उत्पत्ति उत्तराखंड से होती है। ये ब्रह्मा घाट के निकट जो कर्नाली नदी है उससे जुड़ जाती है और घाघरा नदी आपकी बन जाती है। दोस्तों ये काफ़ी लंबी, इसका जो वो जो क्षेत्र है अर्थात इसका बेसिन है, ये काफ़ी लंबा आपका क्षेत्र है यहाँ पर शारदा नदी का। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू मध्य या खाड़ी अलग करता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन देना है और सभी को जवाब देना है, इसका आंसर क्या होगा। चलिए भैया 15 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन बनेगा डी नंबर ये है पाक जलडमरू मध्य। क्या होता है, पाक जलडमरू मध्य जो आपका है यह भारत और श्रीलंका को बीच है ना। यहाँ पर जो आंसर आ गया है आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत किस क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक समूह का भाग है। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने दिए गए हैं कुछ आपके संगठन, और इसमें से कह रहा है जो आपका भारत है इनमें से किसका सदस्य है। तो आप कहेंगे सर देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका है ऑप्शन कौन, यहाँ पर आसियान, है ना। याद रखिएगा कि आसियान सदस्यों में से यहाँ पर आपका भारत भी आपका शामिल है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, अच्छा G7 में कौन है, G7 में कौन है। तो G7 में देखा जाए तो विश्व के सर्वोच्च ये जो संपन्न औद्योगिक देश हैं, जैसे आपका फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ये इसमें आपके आते हैं, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका जो ऑप्शन बनेगा सी नंबर आसियान, इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है राजकोषीय घाटा क्या होता है। ये बताइए राजकोषीय घाटा होता क्या है। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर राजकोषीय घाटा में क्या होता है। पहला पॉइंट पढ़िएगा कि ऐसी स्थिति जहाँ सरकार की आय और कर प्राप्तियाँ उसके व्यय की पूर्ति करने में विफल हो जाती हैं। यहाँ पर याद रखिए इसका पहला पॉइंट हो जाएगा कि राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय अधिक होता है। क्या, राजस्व प्राप्ति अर्थात प्राप्ति जो हुई है उसकी तुलना में व्यय क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। और जब व्यय ज़्यादा हो रहा है तो उसमें क्या कहेंगे, घाटा कहेंगे। और जब घाटा है तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सब्सिडी का उद्देश्य क्या होता है। चलिए सब्सिडी आपने सुना है कि नहीं सुना है, सुना होगा। कब सुना होगा, जब आपके घर में गैस सिलेंडर आया होगा और मोदी जी ने कहा था सब्सिडी मिलेगी, लेकिन कुछ समय के बाद सब्सिडी नहीं मिली थी। तो ये शब्द आपको नॉर्मल है, जाने पहचाना मिल रहा है। देखो सब्सिडी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखो उत्पादकता बढ़ाना, तकनीकी को बढ़ावा देना और संरचनात्मक विकास देना। यहाँ पर दिया है निर्यात को बढ़ावा देना और किसानों को लाभ देना,
मतलब दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। ये सब्सिडी जो देते हैं वो कहते हैं उत्पादकता को बढ़ाइए, तकनीकी को बढ़ावा दिया जाए और संरचनात्मक विकास मिले, निर्यात को बढ़ावा मिले, किसानों को लाभ मिले। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है यथा मूल्य कर का तात्पर्य क्या होता है। चलिए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थोड़ा सा क्या होते हैं, कठिन होते हैं, लेकिन धैर्यता बना के रखें। क्लास में 5 क्वेश्चन को देखकर क्लास को छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको कठिन लगते हैं एग्जामिनर वही क्वेश्चन थोड़ा रखते भी हैं, है ना। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर देखो यथा मूल्य का कर जो होता है इसका मतलब क्या होता है। तो ये होता है कि बाजार के लिए जाने वाले मूल्य पर कर लगाना। क्या, बाजार के लिए जाने वाले मूल्य पर कर लगाना ही यथा मूल्य कर कहलाता है। इसको ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से जनसंख्या की वृद्धि दर के कार्य हैं। तो दोस्तों जनसंख्या वृद्धि दर के कार्य पूछा गया है। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि जनसंख्या वृद्धि दर के कार्य कह रहा है तो केवल प्रजनन और प्रवासन, यहाँ पर दोस्तों केवल प्रजनन और मृत्यु दर। यहाँ पर आंसर जो आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा कि किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि वहाँ के जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवासन पर निर्भर करती है। जन्म दर को प्रति वर्ष प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित बच्चों की संख्या से गणना की जाती है। इसी प्रकार मृत्यु दर भी होता है, किसी क्षेत्र में प्रति 1000 व्यक्तियों में से प्रति वर्ष मरने वाले व्यक्तियों की संख्या की गणना की जाती है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है। अब भैया अगर इस क्वेश्चन को आपने जवाब दे दिया तो समझेंगे कि जो आपको स्वतंत्रता मिली हुई है उसके बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। कह रहा है सही मिलान इनमें से कौन सा है, यहाँ पर 21 को ऑप्शन देना है। तो दोस्तों आप देखिए पहला कह रहा है अनुच्छेद 19, है ना। क्या कह रहा है, अनुच्छेद 19 में संघ बनाने का अधिकार। अनुच्छेद 19 में दिया गया है यहाँ पर किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार। अनुच्छेद 19 में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। और अनुच्छेद 19 यहाँ पर दिया गया है शांतिपूर्वक हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार। अब आप कहेंगे सर जी यहाँ पर 19 तो सभी हैं, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ी है, सही केवल है ऑप्शन सी वाला। अनुच्छेद 19 में जो आपका है वो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आप सभी को मिला है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो राइट आंसर है, यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इनमें से कौन सा गलत दिया गया है, यहाँ पर जवाब देना है कौन सा गलत दिया गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन को देखकर घबराया मत करिएगा, ये समझिएगा जितना क्वेश्चन बड़ा दिख रहा होगा उसका आंसर उतना ही आसान होगा। देखिए 22 नंबर में कह रहा है, क्या कह रहा है, कौन सा गलत है। कह रहा है राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, पहला पॉइंट सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल होता है, बिल्कुल सही दिया गया है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, बिल्कुल सही दिया गया है। 30 वर्ष के आयु व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, नहीं। याद रखिए राज्यपाल बनने के लिए आपको 35 वर्ष की उम्र होना आवश्यक है, याद रखिएगा। यदि आप राष्ट्रपति बनते हैं, उपराष्ट्रपति बनते हैं, राज्यपाल बनते हैं तो आप 35 वर्ष के होंगे, तभी आप इस पद पर जा सकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। क्लियर है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को सलाह पर नियुक्त किया जाता है। दोस्तों आपको जवाब देना है यहाँ पर आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जितने भी साथी जुड़े हैं सेशन को लाइक शेयर करते हुए चलेंगे, है ना। जितने भी साथी यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर याद नहीं है किसी को, है ना, तो भैया एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जवाब भी दीजिएगा कि भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किसकी सलाह पर नियुक्त किया जाता है। आप कहेंगे सर यहाँ पर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए, ए नंबर कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, अर्थात ये कह सकते हैं कि भारत के केंद्रीय मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर, क्या प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। याद रखिए इसको ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कह रहा है कौन सा सही है। चलिए भैया राधे 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 राधे। कह रहे हैं निम्न में से कौन सा सही है। देखने में तो बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान होगा, बस पूरे ऑप्शन देखिए। कह रहा है जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, और सही पूछा है और हमका पहला आंसर बिल्कुल राइट हो गया है। यही इसका पहला ही आंसर बिल्कुल राइट है, अदर तो आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर मालूम है कि जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, तो हमने ऑप्शन ए को देखा और हमने यहाँ पर ध्यान नहीं देना है। चलिए यहाँ पर अगर 2 होंगे भी सही तो भैया फिर आपको 1 नंबर तो मिलना है, वो हाईकोर्ट जाकर मिलेगा। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। अब आप ये बताइए कि आपसे पूछा है नागरिकता और नागरिकता दे दिया है, तो आप कहेंगे सर नागरिकता देखा जाए तो आपके आर्टिकल नंबर 5 से लेकर कितने, आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक आपकी नागरिकता है। हमने आपको पॉलिटी पढ़ाया है, और पॉलिटी पढ़ाया है तो आपको मालूम है कि हर एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आपका हो।
और ये मिलता है भाग 2 में। ऑप्शन बनेगा बी नंबर है। भाग 2 में जो है वो 5 से 11 तक संबंध है आपकी नागरिकता से है। अगर आपसे पूछे कि भैया भारत में जो नागरिकता है वो आपकी कैसी है, तो भारत में नागरिकता कैसी है, एकल नागरिकता है। कैसी है? एकल नागरिकता है। अगर पूछे एकल नागरिकता ली कहाँ से गई है, तो आपके ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। और दोस्तों यहाँ पर दोहरी नागरिकता जो आपके पहले जम्मू कश्मीर था, तो भैया दोहरी नागरिकता, तो दोहरी नागरिकता याद रखिए ये आपके कहाँ से ली गई है, तो दोहरी नागरिकता आपके कहाँ से है, अमेरिका से है। लेकिन अब आपके भारत में दोहरी नागरिकता खत्म हो गई है जब से आर्टिकल नंबर 370 अर्थात जम्मू कश्मीर वाला ये खत्म हुआ है। क्लियर हुआ? हर एक पॉइंट आगे बढ़िएगा। कह रहा है सर कि यहाँ पर दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सक द्वारा उपयोग किया जाता है। दोस्तों अगर आपके दांत में दर्द होता है ना, आपके दांतों में दर्द होता है या आपके दांतों को अगर अच्छी तरीके से देखना है, तो डॉक्टर याद रखिएगा कौन से लेंस दर्पण को, तो अवतल लेंस का प्रयोग करेगा। यहाँ पर ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, जिसका जवाब आ गया है नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने और खाना पकाने के लिए उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रति लीटर होना चाहिए। याद रखिएगा कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 50 लीटर होना चाहिए। यहाँ पर आंसर जो बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दोस्तों ये घोषणा है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है। मतलब जो भी सूक्ष्म जीव क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना, तो दोस्तों ये होते हैं क्या, यहाँ पर इन्हें कहा जाता है अपघटन करने वाले जीव, है ना। ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देते हैं, इनको अपघटन कहा जाता है। ऑप्शन दोस्तों डी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है। बताइएगा विषाणु के कारण कौन सी बीमारी होती है। विषाणु के कारण, अब आप कहेंगे सर विषाणु में देखा जाए तो यहाँ पर देखिए हैजा तो होगा नहीं, है ना। आंत्रज्वर, इन्फ्लुएंजा और क्षय रोग, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो बीमारी है ये विषाणु के कारण होती है। अदर जो बीमारियां हैं वो आपकी जीवाणुओं से होती हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय जो होता है परिवर्तित होता है। तो आप कहेंगे सर पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय जो होता है वो क्या होता है, फल में परिवर्तित हो जाता है। जो अंडाशय होता है वो फल में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा, फल में परिवर्तित हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिख किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों अरविंद पारिख दिया है ना, और ये जुड़े हुए हैं आपके ऑप्शन बी नंबर ये सितार वादक हैं दोस्तों, याद रखिए ये क्या हैं, आपकी सितार वादक हैं दोस्तों, याद रखिए। और ये कहाँ के हैं, तो आप कहिएगा सर ये महाराष्ट्र के हैं। कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है लेबनान की राजधानी क्या है। तो चलिए बताइएगा कि लेबनान की जो राजधानी है वो है क्या। तो लेबनान की राजधानी है बेरूत। नोट करिएगा लेबनान की राजधानी क्या है, बेरूत है दोस्तों, याद रखिए बेरूत हो जाएगा। ये पश्चिमी एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित आपका देश है, याद रखिएगा। और यहाँ पर अगला पॉइंट जो दिया गया है ना, तो सबसे पहले हम आप लोगों से पूछेंगे कि कजाकिस्तान की मुद्रा इनमें से कौन सी है ना। सबसे पहले आप लोग जवाब देंगे कि सर कजाकिस्तान की जो मुद्रा है वो इनमें से कौन हो जाएगी, कजाकिस्तान की मुद्रा। जल्दी से बताइए। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, राम राम। वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चलेंगे, साथियों को शेयर करते हुए चलेंगे। चलिए यहाँ पर देखो आपका टेंगे आ गया है। बड़ी खुशी की बात होती है जब आप लोग यहाँ पर अगर पूरे बच्चों में से अगर 10 बच्चे भी जवाब दे देते तो हमें बड़ी खुशी होती है कि आप देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन बना दिया है। देखा जाए तो इतना आसान नहीं था, लेकिन आप लोगों को हमने कई बार पढ़ाया है और आपने जवाब बिल्कुल सही दिया है। यहाँ पर दोस्तों टेंगे जवाब सुनाया है, बिल्कुल सही जवाब आपका राइट हो जाएगा, वेरी गुड। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे फ्रैंक व्हिटलर द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था। दोस्तों ये बताइएगा फ्रैंक व्हिटलर, और फ्रैंक व्हिटलर जो आपसे है आप कहेंगे सर इन्होंने जेट इंजन का आविष्कार किया था। क्या जेट इंजन का आविष्कार किया था, इसका जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। वेरी आईएमपी क्वेश्चन दिया गया है। अब आप ये बताइएगा कि मानव अधिकार जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, यहाँ पर देना है। तो जवाब देखिए यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं और आपका जवाब आ गया है यहाँ पर 10 दिसंबर, बिल्कुल सही जवाब है 10 दिसंबर जिसका आया है, बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ पर हो जाएगा, वेरी गुड। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है। भैया आप कहेंगे संगठन से क्वेश्चन आता ही आता है, और संगठन से क्वेश्चन आएगा हर शिफ्ट में आएगा,
हर शिफ्ट में संगठन से क्वेश्चन मिलेगा। तो आप कहेंगे सर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में है, तो आप कहेंगे सर इसको ऑप्शन ए हो जाएगा, नीदरलैंड में है, नीदरलैंड। अगर आपसे पूछे कि सर नीदरलैंड है कहाँ पर, तो आप कहेंगे यूरोप महाद्वीप का एक देश है और ये उत्तर पूर्वी यूरोप में आपका स्थित है। दोस्तों ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस को मनाते हैं, तो आप कहेंगे विश्व हिंदी दिवस दिया है ना, हिंदी दिवस नहीं है, विश्व हिंदी। और जब विश्व की बात करते हैं तो आपको बताना है सर यहाँ पर 10 जनवरी आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन एस्पिरेशन नामक पुस्तक के जो लेखक हैं इनमें से कौन हो जाएंगे। तो दोस्तों ये जो आपकी पुस्तक है इसके हैं नंदन नीलेकणी हैं। कौन है, नंदन नीलेकणी हैं, रियलाइजिंग इन बिलियन एक्सपीरियंस के लेखक। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है। तो दोस्तों बताइएगा कि जॉर्डन की राजधानी इनमें से कौन सी है। आप कहेंगे सर जॉर्डन की राजधानी देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा अम्मान, जो कि बहुत बार पूछा गया है, हमने बहुत बार समझाया भी है, बहुत बार पढ़ाया है। अगर आपसे पूछे कि ये जो जॉर्डन है ये कहाँ है, तो आप कहेंगे सर ये देखा जाए तो जॉर्डन ये अरब देश में आपका है ना, अरब देश में है, दक्षिणी भाग में आपका है। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा डी नंबर है। और अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है। मंगोलिया की मुद्रा पूछा है, मंगोलिया की मुद्रा। दोस्तों मंगोलिया की मुद्रा, यहाँ पर देखिए मंगोलिया की मुद्रा है बी नंबर है। यहाँ पर क्या तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मंगोलिया की मुद्रा पूछा गया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। कह रहा है मंगोलिया की मुद्रा क्या है। चलिए क्या तो होगा, नहीं भैया क्या तो नहीं होगा, है ना, क्या तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन गड़बड़ हो गया है। सी ऊपर लिखा है, बी नीचे लिखा है, तो गड़बड़ यहीं से हो गया है। देखिए आपका तोग रोग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तोग रोग जो आपका दिया है तोग रोग, ये इसकी क्या है, मुद्रा है। दोस्तों याद रखिएगा, तो ऑप्शन क्या लगाएंगे, यहाँ पर तोग रोग लगाएंगे कि मंगोलिया की मुद्रा है तोग रोग, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। या आप ये कह सकते हैं मंगोलियन तुर्की, क्या बोल सकते हैं, मंगोलिया की मुद्रा बोल सकते हैं, मंगोलियन तुर्की बोल सकते हैं, मंगोलियन तुर्की बोल सकते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम महिला वकील हैं जो सीधे वकील संघ से सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बन गई। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये दोस्तों। यहाँ पर देखिए भारत की प्रथम महिला वकील हैं और ये सीधे वकील संघ से देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बन गई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है आपकी इंदु मल्होत्रा, ठीक है। इंदु मल्होत्रा एक भारतीय न्यायाधीश और वर्तमान भारत में देखा जाए कि भारत में उच्च न्यायालय की संख्या 25 है ना। और दोस्तों यहाँ पर देखा जाए इन्होंने जो शपथ ग्रहण किया था वो 2018 में शपथ ग्रहण किया था, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन सा है। ये जीके की क्लास अगर आप डेली देखते हैं तो यकीनन है कि इतने बेहतर क्वेश्चन हम लेके आते हैं, हर एक टॉपिक को, हर एक क्षेत्र को कवर करते हैं, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको सेम टू सेम देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं, ठीक है ना। नमस्ते भाई नमस्ते। यहाँ पर देखो दिया गया है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव इनमें से कौन था। तो दोस्तों यहाँ पर 42 जैसे ही ऑप्शन आया है, सी नंबर है रॉबर्ट पेरी। क्या हो जाएगा, रॉबर्ट पेरी उत्तरी ध्रुव को खोजने वाले ये पहले अमेरिकी आपके अन्वेषक थे दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। और 1909 में इन्होंने कुछ साथियों के साथ यहाँ पर उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे थे। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर जवाब हो जाएगा रॉबर्ट पेरी हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग आपकी जो है जवाहर सुरंग आपकी है कहाँ पर। तो बताइएगा जवाहर सुरंग जो आपको मिलेगी कहां पर मिलेगी, तो भैया कश्मीर में स्थित एक सड़क सुरंग है, बनिहाल सुरंग के नाम से भी जानी जाती है। सुरंग जो आपके श्रीनगर से जम्मू कश्मीर होते हुए पूरे वर्ष के दौरान ये सड़क यातायात की सुविधा के लिए जानी जाती है। तो जम्मू कश्मीर आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता कौन है। दोस्तों हमने आपको मॉडल पेपर में बहुत बार पढ़ाया है, कई बार पढ़ाया है, और थ्योरी में भी पढ़ाया है, इसको थ्योरी के माध्यम से पढ़ाया है कि भैया चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है इसको बनाने वाला जो आपका है ना, सृजनकर्ता आपका है, डिजाइन वाला है, वो कौन है। तो आप कहेंगे एक शिल्पकार थे और ये शिल्पकार का है नेकचंद है। कौन है, नेकचंद। आप बताइएगा, ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा, नेकचंद हो जाएगा। और यह सुखना झील के निकट भी है, यह सुखना झील के निकट आपकी है। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय गान के पूर्व रूपांतरण को बजाने में कितना समय लगता है। यहाँ पर दोस्तों बताइएगा कि आप कहेंगे सर ये देखा जाए तो बिल्कुल इजी है, आप जानते हैं कि यहाँ पर 52 सेकंड का समय लगता है। लेकिन आपको इतना आसान क्वेश्चन नहीं आपको पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है कि इसकी रचना किसने की थी। तो आप कहेंगे सर रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। अगर पूछे जनगण मन के रूप में ये गीत जो पहली बार लिखा गया था, है ना, ये 11 दिसंबर 1911 को लिखा गया था और सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 28 दिसंबर को, ठीक है, लिखा गया था 11 दिसंबर 1911 को। याद रखिएगा कि लिखा गया था
11 दिसंबर 1911 को लिखा 1911 को लिखा गया था, 11 दिसंबर 1911 को लिखा गया था, लेकिन गाया गया था ये 28 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सियाचिन हिमनद जो स्थित है वो आपकी किस श्रेणी में है? सियाचिन हिमनद पूछा गया है। अब आप कहेंगे सियाचिन ग्लेशियर ये हिमालय के पूर्वी भाग में काराकोरम रेंज में लगभग आपका स्थित है। तो आप कहेंगे सर एक का देखा जाए आंसर पहला ही राइट हो जाएगा, काराकोरम श्रेणी आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, काराकोरम श्रेणी हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा को क्या होता है? दोस्तों मानचित्र होता है वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, और इन काल्पनिक रेखाओं में जो समान गहराई को दर्शाता है, समान गहराई को दर्शाता है उसे कहते हैं यहाँ पर क्या, तो गहराई होता है। गहराई में आप लोग नहाते हैं, क्यों भैया? बाथ मने नहाना होता है कि नहीं होता है? तो आप कहते हैं और गहरे में नहाएंगे, तो यहाँ पर कहेंगे कि गहराई में नहाएंगे अर्थात बाथ, तो आइसो बाथ होता है, ये गहराई वाली लाइनों को क्या करता है? जोड़ता है। अगर आपसे पूछे कि समान वर्षा, क्या पूछे? अगर पूछे समान वर्षा वाले क्या कहते हैं? समान अगर वर्षा वाला स्थान है, समान वर्षा वाला, वो क्या होता है? तो आप कहेंगे आइसो हाइट। ठीक है, आइसो हाइट होती है, याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शहर कुंभ मेले से संबंधित है? आप कहेंगे सर सभी शहर कुंभ मेले में, और कुंभ मेला में जो जाए और नहाए ना तो बिल्कुल बेकार है। हम कहेंगे कि सर हम कुंभ मेले में जाएंगे और नहाऊंगा, तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे? ट्रिक में पढ़ेंगे नहाऊं, है ना, NAHU अर्थात नासिक, और इसके बाद इलाहाबाद, हरिद्वार और उज्जैन, ये ऑप्शन हो जाएगा। ट्रिक से आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो गया है, यहाँ पर ऑप्शन आ गया है हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक, आपका आंसर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जापान की संसद कहलाती है, जापान की संसद कहलाती है, दोस्तों आपको बताना है जापान की संसद। अब आप कहेंगे सर जापान की जो संसद है वो आपकी है क्या? बताइएगा कि जापान की संसद क्या कहलाती है। जितने भी साथी जुड़े हैं सभी लोग यहाँ पर जवाब देंगे। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो ऑप्शन आ गया है सी, जो डाइट है, डाइट जो आपकी है डाइट, ये है वहाँ की क्या? द्विसदनी विधान पालिका है। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डाइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना है? बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना? दोस्तों याद रखिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका ये संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं बना है। यहाँ पर आंसर जो आपका है ए नंबर है। याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ये आपका नहीं बना है। देखा जाए संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय तो आपकी जिनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में है ना। और इस संगठन का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद संसार के सभी देशों में शांति कायम रहे, इसके लिए आपका है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर बन जाएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए आपकी प्यारी सी क्लास ये आपकी कंप्लीट हो। चलिए फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ कल मॉर्निंग सुबह 8 बजे। ठीक है, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।